हेलो स्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हमें पढ़ना है वो है लेविस मॉडल पढ़ना है। लेविस मॉडल एक्चुअली इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड है। ये इसमें ये जो था वो चाइना में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन ये भारत में नहीं रहा। तो उसके कुछ चैलेंजेस हैं। अब भारत आगे क्या कर सकता है, बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है बेसिकली जो ये है ये दिखाता है कि जो एग्रीकल्चरल फोर्स होती है किसी भी कंट्री की, और एक होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फोर्स। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की जगह उसको ज़्यादा वेजेस दें, इंसेंटिव्स दें, ज़्यादा पर्क्स दें, तो देर आर चांसेस जो मैक्सिमम यहाँ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में जो लेबर हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएंगे। तो वो जो देश है वो एग्रीकल्चरल प्रधान देश से या कृषि प्रधान देश से वो मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो बढ़ सकता है। ये जो मॉडल है ये थोड़ा ये चीज़ है, ये इसका एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन है। अगर हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, तो लुइस मॉडल ने ये सक्सेसफुल रहा है चाइना में, नो डाउट। लेकिन इंडिया जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ बहुत सारी चैलेंजेस देख रही है। अगर हम ट्रांजिशन देखेंगे एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन तक, तो अब प्रश्न उठता है कि ये जो लुइस मॉडल है ये है क्या। तो लुइस मॉडल 1954 में एक इकोनॉमिस्ट थे, विलियम आर्थर लेविस। तो इन्होंने ये मॉडल रखा था जिसका नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाईज ऑफ लेबर। इस वर्क के लिए लेविस को नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में दिया गया था 1979 अराउंड। बेसिकली मॉडल का क्रक्स ये है कि जो सरप्लस एग्रीकल्चर में जो लेबर फोर्स रहती है इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ रिडायरेक्ट कर देना। ये बेसिकली वर्कर को आप अट्रैक्ट कर पाओ कुछ वेजेस हो इस टाइप से, ताकि वो फार्म छोड़ के और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ जाए। ये जो शिफ्ट है ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ाएगी। ऑब्वियसली जब वहां ज्यादा लेबर फोर्स चला जाएगा तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगा। अब लेविस मॉडल और चाइना की बात करेंगे तो मॉडल जो था ये चाइना में सक्सेसफुल रहा है। देन इसमें जो सरप्लस रूरल लेबर जो यहाँ काम करती थी और डेमोग्राफिक एडवांटेजेस भी थे इन पे, तो चाइना ने एक डबल टैक्स सिस्टम रखा जिसमें इन्होंने क्या किया कि जो मार्केट के जितने भी फोर्सेस थे या प्राइवेट सेक्टर था इसको स्टेट प्लानिंग के साथ इन्होंने मर्ज कर दिया। अब जब स्टेट प्लानिंग और प्राइवेट सेक्टर एक हो जाते हैं तो ऐसे केस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगता है, एक्सपोर्ट बूस्ट करने लगेगा एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बढ़ने लगेंगी। तो एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट जो है इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, इससे चाइना की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ी, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ी और इसका रिजल्ट था कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉवर्टी रिडक्शन बहुत कम हुआ और एक सब्सटेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इकोनॉमी का एग्रीकल्चरियन सोसाइटी से, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ओर। तो ये इसका मॉडल है। अब भारत की अगर हम बात करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं कि भारत का इसमें डेविएशन हुआ है। जैसे अर्ली 1990s के अराउंड एग्रीकल्चर लगभग 2/3 भारतीयों को एम्प्लॉयमेंट देता था या उतने लोग इसमें वर्क करते थे। ये जो डेटा है ये लगभग 1990 के अराउंड है। लेटर ऑन लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में शेयर है, ये लगभग 48.9% डिक्लाइन किया 2011-12 में। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसमें एक बहुत हल्का सा इंक्रीज हुआ था, जो था कि 10.4% केवल जो ऐसी फोर्स थी जो इंक्रीज हुई थी 10.4 से लेके 12.6% का बहुत मार्जिनल इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंक्रीज हुआ था, जबकि एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन था वो 48.9% अराउंड था। तो रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें तो फार्मेंट सेक्टर जो हैं ये बेसिकली टेम्पररली बहुत इनके जो शेयर हो रहे हैं ये शिफ्ट हो रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, जहां पे जो फार्मिंग सेक्टर का जो अगर हम देखेंगे तो वो 46.5% हो चुका था 22-23 में। रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग डिक्लाइन किया, मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ है और ये जो ड्रॉप हुआ है ये 11.4% हुआ है 2022-23 में। अब सब्सिस्टेंशियल सेक्टर से बेसिकली शिफ्ट हो रहा है। इंडिया में इस मॉडल से डेविएशन का एक फिनोमेना और था, ये था कि लेबर मूवमेंट हुई तो थी, लेकिन लेबर मूवमेंट जो हुई है ये जो सब्सिस्टेंस सेक्टर्स हैं जहां बेसिकली लो पेड सर्विसेज हैं, जैसे लोग अगर मूव किए एग्रीकल्चर से तो मूव कर जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो मिस्त्री बन जाते हैं, लेबर बन जाते हैं, रेदर देन कि वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएं या हाई प्रोडक्टिविटी सर्विसेज की तरफ जाएं। इसके भी अपने अपने कुछ चैलेंजेस हैं, तो डेटा हम इसका देख चुके हैं। देन क्या लुइस मॉडल भारत में वर्क कर सकता है? देखिए जो रिलेवेंस है या जो रेप्लिकेबिलिटी है इस मॉडल की, ये स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो ये चीज़ है। लेकिन भारत में बेसिकली जहां पे हमारा नियर अनलिमिटेड सप्लाइड है, सरप्लस वर्क बहुत लेबर हमारे पास बहुत ज़्यादा है जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में कम करता है, वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये ऑल्सो एक्सपीरियंस कर रहा है जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसमें एक बल्ज है वो बढ़ रहा है, जैसे चाइना ने लास्ट डिकेड में किया था। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हैं एम्प्लॉयमेंट गेन करने की कन्वेंशनल रूट से ही उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। मैन्युफैक्चरिंग जो है इंक्रीजिंगली कैपिटल इंटेंसिव होता जा रहा है,
जहां डिप्लॉयमेंट है, दोनों लेबर सेविंग का भी डिप्लॉयमेंट हो रहा है कि लेबर बचाया जा सके, और लेबर को डिस्प्लेस करने भी टेक्नोलॉजीज का इसमें एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जैसे रोबोटिक्स है, एआई का यूज है, मशीन लर्निंग का यूज है। तो चैलेंजेस क्या है इम्प्लीमेंटेशन के, अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहला लो वेजेस हैं। देखिए लो वेजेस हैं, इनएडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी है, खास करके अर्बन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में। तो इससे क्या होता है, जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर होता है ये रिलोकेट नहीं करता है। तो इससे बिकॉज रीजन इज हाई कॉस्ट है अर्बन लिविंग की, वहां कम पैसा मिल रहा है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम है, तो ये हर्डल है अगर हम लुइस मॉडल इंप्लीमेंटेशन इंडिया में देखेंगे। सेकेंड जो चीज़ है वो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है ये इंक्रीजिंगली कैपिटल इंटेंसिव है, तो ये लेबर डिस्प्लेसिंग टेक्नोलॉजीज जैसे कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इनका है। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो कोई भी एक सेक्टर है, अगर यहाँ समथिंग कुछ लेबर फोर्स की इतनी एब्जॉर्बिलिटी है बट यहां पे हमने टेक्नोलॉजी यूज कर ली, तो ये इस चीज को कम कर देता है। सो दिस इज इट। देन आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब एक ही जगह केवल 2 या 4 लोग भी वर्क कर सकते थे, लेकिन उसमें कम से कम 10 लोग वर्क कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, भारत में ये बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में, खास करके वुमेन इसमें बहुत ज्यादा हैं, तो ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो सरप्लस लेबर सिचुएशन है ये और कॉम्प्लिकेट कर देता है जो ट्रांजिशन है वर्कर्स का दूसरे सेक्टर में। नेक्स्ट चीज है स्किल मिसमैच। किसी पे कोई स्किल है बट रिक्वायर्ड स्किल इज समथिंग डिफरेंट। तो ये जो है डिमांड और सप्लाई का जो खेल है ये वर्क फोर्सेस में फंस जाता है। जो एजुकेशन सिस्टम है भारत का, एडुकेटली शायद ये इंडिविजुअल को प्रिपेयर नहीं कर रहा है मॉडर्न जॉब मार्केट के हिसाब से, तो इससे एक स्किल गैप आता है और जो लेबर है वो इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा भारत में एक चीज है कि व्हाइट कॉलर जॉब्स पर बहुत ओवर एम्फेसिस है। सोसाइटल परसेप्शंस जो है भारत में, ये ऑफन जो व्हाइट कॉलर जॉब है इनको बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं, जो वोकेशनल या जो टेक्निकल स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड जॉब्स के अलावा। तो ये जो ब्लू कॉलर जॉब होती हैं, जहाँ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वर्क कर सकते हैं, तो इसके अगेंस्ट जो स्टिग्मा है, तो ये वर्कफोर्स अवेलेबिलिटी को कम कर देता है। ये एक यहाँ प्रॉब्लम है। अब है कि गवर्नमेंट के रिसेंट इनिशिएटिव्स क्या है, तो पहला प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होते हैं, पीएम गति शक्ति है, नेशनल मास्टर प्लान है, ये बेसिकली मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट देगा। भारतमाला प्रोजेक्ट है, स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना से लोन देना है, मेक इन इंडिया 2.0 प्रोग्राम्स हैं। सो दीज आर द गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स। सी ये मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग है। अगर हम देखेंगे 1993 1994 में, तो एग्रीकल्चर में लगभग 64.6% एंड मैन्युफैक्चरिंग में 10.4% था। लेटर ऑन अगर हम ये एनएसएसओ और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का सर्वे है भारत के लिए, और 2022-23 में हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो शेयर वर्क फोर्स था वो 45.8% हो चुका है, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो चुका है 11.4%. So this is it. Now we have our today's prelims practice question, and the question says which of the following is an accurate definition of the self-employed person. A self-employed person receives a salary from their employer on a regular basis. A self-employed person owns as well as operates a business. A self-employed person is employed only for a few months in a year. All of the above. You can type the answer in the comment section. Then let me know if it's correct or not. Then we have our main practice question, and the question says, what is Lewis model? How it worked for China? What are the challenges for India? So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.